आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हम डिस्कशन कर रहे थे रेजिडेंट इंडिविजुअल की। इसमें अभी तक हम रेजिडेंट इंडिविजुअल के 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हुए हैं। थर्ड वन एंड द लास्ट वन पॉइंट रहता है, आज उसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह एओपी और कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में भी पढ़ेंगे। और 2 से 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम लोगों ने काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिए हैं, उनके पॉइंट्स भी जो रिमेनिंग होंगे वो भी सॉल्व करेंगे हम इंशाल्लाह। तो ज़रा पॉइंट सुनिएगा बच्चे। हमने इन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए फर्स्ट वन पॉइंट पढ़ा। हमने कहा अगर एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और उसकी पोस्टिंग बैरून मुमालिक में हो जाए, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। ठीक हो गया। तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? मैं शॉर्ट लिखूंगा, फुल फ्लेज नहीं लिखूंगा। The individual would be resident in the following situations। कि फॉलोइंग सिचुएशंस में इंडिविजुअल क्या होगा? रेजिडेंट होगा। फर्स्ट वन, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड। तो बच्चे इतनी बात से समझ आ जाएगी। फुल लेंथ आप याद कर लेंगे, हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके होंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? और इससे रिलेटेड कुछ हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। क्लियर हो गया? अच्छा, सेकंड वन पॉइंट, एन इंडिविजुअल हु इज प्रेजेंट in Pakistan for a period of 183 days or more in a tax year। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई। एक इंडिविजुअल जो पाकिस्तान में मौजूद रहा 183 डेज या उससे भी ज्यादा, कम से कम स्टे कितने दिन का है? अच्छा देखिए, अब एक सेंटेंस बोला जाता है, एन इंडिविजुअल हु इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर मोर देन 182 डेज। एक ही बात हो गई ना। मोर देन 182 डेज से क्या मुराद हुई? 183 डेज शैल बी कंसीडर्ड एज या वुड बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो एक ही बात है, मोर देन 182 डेज या 183 डेज। बात क्लियर? गॉट इट? एक पॉइंट रह गया बच्चे, थर्ड वन पॉइंट, एन इंडिविजुअल who is a citizen of Pakistan। एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि पाकिस्तान का सिटीजन है,
and his physical stay in any other country does not exceed 182 days। क्लियर हो गया? अगर कोई पाकिस्तान का सिटीजन है और किसी और कंट्री में इसका स्टे 182 डेज से ज्यादा का है ही नहीं, अब वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट नहीं है, तो फिर वो किस में रेजिडेंट बन गया? अब पाकिस्तान में वो रेजिडेंट ही होगा, चाहे उसका पाकिस्तान में स्टे 182 डेज से कम का ही क्यों ना हो। समझ आ गई बात की? तो सेंटेंस क्या है? इंडिविजुअल जो कि पाकिस्तान का क्या होना जरूरी है? सिटीजन, और किसी और कंट्री में उसका फिजिकल स्टे 182 डेज से ज्यादा का भी ना हो, तो फिर वो पाकिस्तान में क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। बात समझा पाए हो? ये प्योरली किससे रिलेटेड है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान से। एक और पॉइंट भी है बिल्कुल इसी का ही, तो ये थर्ड पॉइंट के साथ ही अटैच कर देते हैं, या उसका सेपरेट पॉइंट भी बनाया जा सकता है। एन इंडिविजुअल who is a citizen of पाकिस्तान, एक ऐसा इंडिविजुअल जो पाकिस्तान का क्या है? सिटीजन। अच्छा, अब वो पाकिस्तान का सिटीजन तो है, बट नॉट a resident in any other country. क्या मतलब हुआ इसका? किसी और कंट्री में वो रेजिडेंट नहीं है, तो फिर वो क्या होगा पाकिस्तान के लिए? समझ आ गई बात? एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक इंडिविजुअल जो कि सिटीजन है पाकिस्तान का, बट नॉट अ रेजिडेंट, लेकिन रेजिडेंट नहीं है इन एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री में, तो फिर वो पाकिस्तान में क्या है? रेजिडेंट इंडिविजुअल। पाकिस्तान में वो कहलाएगा रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो ये दोनों रिलेशनशिप किससे रिलेटेड हुए? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड। तो हमारे तीनों पॉइंट्स मुकम्मल हो गए। मैं कंक्लूड करने लगा हूं, अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। पहली बात हमने ये पढ़ी, हमने कहा फर्स्ट वन, अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, बैरून मुमालिक भी पोस्टिंग हो जाए, वो पर्सन क्या कहलाएगा? रेजिडेंट पर्सन। सेकंड वन पॉइंट हमने ये पढ़ा, हमने कहा कि अगर एक इंडिविजुअल जिसका पाकिस्तान में फिजिकल स्टे इन एग्रीगेट 183 डेज या उससे ज्यादा का होगा, वो पाकिस्तान के लिहाज से रेजिडेंट कहलाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा, अगर कोई पाकिस्तान का सिटीजन है और उसका स्टे फिजिकल किसी और कंट्री में 182 डेज से ज्यादा का नहीं है, तो वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट कहलाएगा। इसी तरह से अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि पाकिस्तान का सिटीजन भी है और वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट भी नहीं है, तो पाकिस्तान में क्या समझा गया? रेजिडेंट इंडिविजुअल। चारों के चारों केसेस क्लियर है? कोई सवाल पूछना चाहते हो, कोई बात पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो बच्चे। चले जी बच्चे, तो बच्चे इसका ये जो थर्ड वन पॉइंट मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अभी तक सिर्फ एक सवाल आ चुका हुआ है, छोटा सा पॉइंट एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। कब पूछा था? वो एग्जामिनर ने सवाल पूछा था ऑटम 2023 के अटेम्प्ट में। मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको, ठीक हो गया? ऑटम 2023 के अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। बाकी इसके अलावा कभी भी इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा गया, तो हम इसको
तभी सॉल्व करेंगे, एक सिंपल सी एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे अब नेक्स्ट रेजिडेंट, चले रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एओपी। हमें रेजिडेंशियल स्टेटस किसका डिस्कस करना है बच्चे? एओपी का। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एओपी। अच्छा बच्चे, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए एन एओपी shall be considered as resident if controls and वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैनेजमेंट अफेयर्स situated wholly or partly in Pakistan at any time during the tax year। बच्चे एक एओपी को क्या कंसीडर किया जाएगा? रेजिडेंट। अच्छा, अब यहां पे वर्ड है कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट अफेयर्स। कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट अफेयर्स को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। इससे क्या मुराद ली जाएगी? लोग इन्फर करते हैं, कहते हैं कि कंट्रोल और मैनेजमेंट अफेयर्स, जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, वो किस पॉइंट पे बैठ के लिए जाते हैं? मीटिंग्स में। तो यहां से मुराद है नंबर ऑफ मीटिंग्स, के नंबर ऑफ मीटिंग्स पाकिस्तान में कितनी है और बैरून मुमालिक में कितनी है। अगर पाकिस्तान में कुछ भी मीटिंग्स अगर कंडक्ट हो गई तो कंट्रोल्स पार्शली पाकिस्तान में समझा जाएगा, तो वो पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाएगी। क्लियर हो गया? अदरवाइज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। अब आईकैप एग्जामिनर जब भी इससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, आईकैप एग्जामिनर इंतहाई आसान तरीके से पूछ रहा है। अली हमजा भाई वो हमेशा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर का वर्ड यूज करता है। वो बताता है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स पाकिस्तान में है या पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, या पाकिस्तान में है तो पार्टली है, डिसीजन दे एओपी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। ठीक हो गया? तो अब आपने यहां पे क्या बताना है? एन एओपी शैल बी कंसीडर्ड एज, या एन एओपी इज अ रेजिडेंट AOP if controls and management affair is situated wholly or partly in Pakistan at any time during the tax year। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? रेजिडेंशियल स्टेटस AOP का सिर्फ एक पॉइंट है। कोई सवाल पूछना, कोई बात पूछनी है, पूछ सकते हैं। चले हम कोशिश करते हैं जितने क्वेश्चंस हमने लास्ट डिस्कस किए थे, अगर इनमें कोई एओपी का पॉइंट मौजूद है तो हम उसको डिस्कस कर लें। इसमें चारों के चारों पॉइंट्स इंडिविजुअल के थे, ऐसा ही है। इसमें शायद एक पॉइंट है जो कि इससे रिलेटेड है, हम डिस्कस भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एएस लर्निंग, ये है एओपी का पॉइंट, ऐसा ही है। एएस लर्निंग सेंटर पार्टनरशिप कंसर्न है, प्रोवाइड कर रहा है आईटी ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स को पाकिस्तान में, यूएई में और सऊदी अरेबिया में। एओपी में 3 कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है।
31 जुलाई 2007 तक मैनेजमेंट और कंट्रोल्स उसके अफेयर से रिलेटेड पार्टली पाकिस्तान में रहे। विद इफेक्ट यकम अगस्त से ये कंट्रोल इंटायर मैनेजमेंट और कंट्रोल पाकिस्तान से दुबई में शिफ्ट हो गया होगा। अब हमने इसका आंसर करना है, बताइएगा। इसका आंसर वही 3 स्टेप प्रोसेस में करेंगे। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी ओपन कर दिया, अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा सा। जी, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, हमने इसका सॉल्यूशन करना है। बताइएगा रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, सोच के बताइएगा। चले, मैं इसका 3 स्टेप में सॉल्यूशन करने का तरीका फिर दोबारा समझा रहा हूं। हमें पहले स्टेप में क्या लिखना होता है? शाबाश, एक्सीलेंट। अब साथ साथ मेरे नोट मत कीजिएगा, मैं टाइम दूंगा पूरे का पूरा आपको नोट करने के लिए इंशाल्लाह। अब से ऑनवर्ड नोट करने के लिए पूरा टाइम प्रोवाइड करूंगा। आपने कंसंट्रेशन अभी लिखते हुए बोर्ड की तरफ रखनी है सब लोगों ने इंशाल्लाह। देखो बच्चे, प्रोविजन क्या प्रोविजन है इसकी? एन एओपी would be a resident if controls and management affairs is situated in Pakistan, is situated in Pakistan. Wholly or partly at any time during the tax year। देखिए, मैंने सेम वही बात यहां पे रिपीट कर दी है, रिप्रोड्यूस कर दी है। बताए प्रोविजन में कोई कंफ्यूजन? एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इफ controls and management affair is situated wholly or partly in Pakistan in case of an AOP at any time during the tax year shall be considered as resident। अच्छा, अब आपने बताना है सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? रिलेट करना है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, हमें सिचुएशन को क्या करना है? रिलेट। मैंने ये वर्ड रिलेट लिख दिया। अच्छा बच्चे, अब रिलेट करते हुए हम क्या करेंगे? एसोसिएट का नाम क्या है? एएस लर्निंग। एएस लर्निंग्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स was situated in Pakistan during जुलाई। ठीक हो गया? जुलाई के दौरान उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल्स कहां पे मौजूद था? अब बात क्लियर हो गई? AS Learning's control and management affair was exist या situated in Pakistan during the month of July। अब कंक्लूजन, डिसीजन बता दें जी, क्या डिसीजन है? शाबाश, एक्सीलेंट। अब हम यहां पे क्या लिखने लगे? हम कहने लगे देयरफॉर या हेंस AS Learning is a resident AOP
फॉर द टैक्स ईयर, जो भी टैक्स ईयर है उसके लिए। ठीक हो गया जी। तो 3 स्टेप प्रोसेस है, कोई दिक्कत तो नहीं होती, आसानी से समझ में आ जाती है, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब ये अगर आप नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AA एसोसिएट, थर्ड पॉइंट AOP क्या? AA एसोसिएट इज अ पार्टनरशिप फर्म और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान में और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। मैनेजमेंट और कंट्रोल्स इसके अफेयर के सिचुएटेड पार्टली इन यूके एंड पार्टली इन, बताइएगा, कोई मुश्किल बात तो नहीं है? एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इफ द कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ एन AOP इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान पार्टली और होली वुड बी अ रेजिडेंट। ठीक हो गया। इन द गिवन सिचुएशन द कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट अफेयर्स इज सिचुएटेड पार्टली इन पाकिस्तान, देयरफॉर जो कंपनी है AA एसोसिएट इज अ रेजिडेंट AOP। बात क्लियर हो गई बच्चे? तो ये होमवर्क में ये कर लीजिएगा मुकम्मल। अच्छा जी बच्चे, अब कॉन्सेप्ट है कंपनी का। कंपनी के केस में थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगा, हिंट लिखूंगा, बाकी आप सब चीजें इंशाल्लाह अच्छे तरीके से जान लेंगे। कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी, प्रोविंशियल, और लोकल। याद रखिएगा ये रेजिडेंट होगी और बगैर किसी कंडीशन के, कोई कंडीशन नहीं है इसके केस में। सेकेंड वन, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इन पाकिस्तान। अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है तब वो भी क्या कहलाएगी? रेजिडेंट, बगैर किसी कंडीशन के। मैं लिख भी देता हूं, विदाउट एनी कंडीशन। जी बच्चे, ये भी बात क्लियर हो गई। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अगर कोई कंपनी बैरून मुमालिक में इनकॉर्पोरेट हुई हो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, अगर कोई कंपनी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है तो उसे क्या बोलते हैं? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अच्छा, अब इसके केस में याद रखिएगा, अगर इसके कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 100% मौजूद रहे, होली इन पाकिस्तान, कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट अफेयर इज सिचुएटेड होली 100%। अगर जैसे मीटिंग की अगर बात करते हैं तो टोटल कंपनी की पूरे साल भर में 12 मीटिंग हुई, तो 12 की 12 ही कहां पे होना जरूरी है? अगर एक भी बाहर हो गई तो फिर नहीं, फिर तो पार्टली की डेफिनेशन में चला जाएगा।
वैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स को किसी भी तरह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कभी भी डिफाइन नहीं किया, ना कोशिश की, इन्फर किया जाता है ये। बट जब भी आई कैप का सवाल आता है तो वो स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अफेयर्स से रिलेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन करता है। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई सवाल, कोई बात पूछना चाहते हो पूछ सकते हो बच्चे। हमारे 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे कल, उनमें एक पॉइंट मौजूद है कंपनी के हवाले से, मैं उसकी प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा। करूं जी डिस्कशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, एफ ट्रेडिंग LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है जी ये। इनकॉर्पोरेटेड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन UAE। बताएं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान? बात क्लियर होगी। लेकिन अगर ये कह देता है पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, तो फिर तो बगैर कंडीशन के रेजिडेंट थे, विदाउट एनी कंडीशन। अब आउटसाइड पाकिस्तान है तो फिर एक कंडीशन, और वो बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन है, क्या? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। अब देखिए जी, बात करते हैं, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स आर सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? कोई मुश्किल तो नहीं है बच्चे? टैक्स ट्रीटमेंट के क्वेश्चन कर पाएंगे इसके इंशाअल्लाह। ठीक होगा जी बच्चे यहां तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा 3, इंडिविजुअल के लिए भी, AOP के लिए भी, कंपनी के लिए भी। अब हमें जरा एक बात समझनी है अच्छे तरीके से। फर्स्ट वन, पर्सन 2 तरह का। फर्स्ट वन रेजिडेंट, सेकंड वन ऐसा ही है जी बच्चे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल है पाकिस्तान में? बिल्कुल ठीक हो गया। और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाक सोर्स लिख दूं, बात समझ में आ जाएगी? अच्छा, रेजिडेंट के केस में पाक सोर्स, बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरा फॉरेन सोर्स। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे? समझ में आई है? पाक सोर्स भी और फॉरेन सोर्स भी दोनों ही टैक्सेबल है। याद होगा मैंने बोला था वर्ल्ड ओवर इनकम, दुनिया में कहीं भी जो भी कमाया पाकिस्तान में उस पे टैक्स देना पड़ेगा। क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट हो जाए? क्या हो जाए? एग्जम्प्ट हो जाए। लेकिन याद रखिएगा ये एग्जम्पशन किसके लिए है? रेजिडेंट के लिए। क्योंकि देखिए नॉन रेजिडेंट की तो ये इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, वहां तो एग्जम्पशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। एग्जम्पशन देखें, आप आईकैप से एग्जम्पशन लेना चाह रहे हैं टैक्स के पेपर के, आपको बहुत अच्छे से टैक्स आता है और आपने किसी प्रोग्राम में मास्टर्स के टैक्स पढ़ा हुआ और बड़े अच्छे नंबर से आपने पास भी किया हुआ, और वो आईकैप के सिलेबस को मीट, क्राइटेरिया को मीट भी कर रहा है, और आप कहते हैं ये देखें जी मेरा टैक्स का पेपर कितना अच्छा हुआ था और मुझे कितने हाई प्रिविलेज मार्क्स गेन मैंने किए थे, मुझे ये पेपर की एग्जम्पशन दी जाए। वो कहेंगे एग्जम्पशन आपको तब मिलेगी जब आप आईकैप से अपने आप को पहले एज ए स्टूडेंट रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आप स्टूडेंट ही नहीं है आईकैप के तो क्या एग्जम्पशन मिल पाएगी? तो भाई साहब एग्जम्पशन का सवाल तो तब पैदा होगा जब वो इनकम टैक्सेबल हो।
अगर इनकम ही नहीं है तो फिर एग्जाम्पशन कैसी टैक्स? तो यहां पे नॉन रेजिडेंट के केस में पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन सोर्स नहीं। तो अब एग्जाम्पशन सिर्फ जो बात हम कर रहे हैं वो किसके हवाले से करेंगे? रेजिडेंट के हवाले से। शुरू करें जी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पशन में कुछ केसेस हैं। सबसे पहला केस शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। चलें ऐसा करते हैं, जरा तरतीब में मैं थोड़ा सा चेंज लेके आ रहा हूं, अभी नोट ना कीजिएगा, सीक्वेंस फॉलो कर लेंगे। जी ठीक हो गया जी बच्चे। टैक्स ट्रीटी पहले डिस्कस कर देंगे, देन बच्चे रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट फॉरेन सोर्स सैलरी के दो केस है, मैं इसका नाम ही फॉरेन सोर्स सैलरी रख रहा हूं। अब बात आपने तवज्जो से समझनी है। ये पॉइंट ऑल हेड ऑफ इनकम पे अप्लाई हो रहे हैं। बट ये सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहा है? सैलरी का। एक्सेप्शंस टोटल, एग्जम्पशंस टोटल 5 टाइप्स की हैं। इसमें 2 केसेस हैं और बाकी हमारे सामने 3 केसेस हैं। 1 बाय 1 हमने पढ़ना है। क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें पर्सन रेजिडेंट हो फिर भी उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे किसी भी तरह की कोई उसे एग्जम्पशन मिल जाए? अब उसमें सबसे पहला पॉइंट है टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी के कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पाक इकोनॉमी। पाकिस्तान में एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ACA। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम, उसकी एक कंपनी है जिसका नाम है ABC LLC, या इसको PLC लिख देते हैं जी। इस ACA ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट भी इन शेयर्स। अब कंपनी को हुआ प्रॉफिट। कंपनी को क्या हुआ है? प्रॉफिट। जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट हुआ, आपको पता है कंपनी इस प्रॉफिट में से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी अमंग देयर मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। एक्सीलेंट। क्या वर्ड बोलना है? डिविडेंड। अब उसका कॉन्सेप्ट जरा सुनिएगा। लेट्स सपोज मिस्टर ACA को जो डिविडेंड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिविडेंड की अमाउंट है 100 रुपीज।
यूके की गवर्नमेंट ने डिविडेंड पे करने से पहले इनका टैक्स डिडक्ट कर दिया और कहा आपका 15 रुपीज का टैक्स बन रहा है। आपको कितने पैसे रिसीव होंगे? इसे हम बोलेंगे नेट ऑफ टैक्स। डिविडेंड की अमाउंट आपको इतनी मिलेगी, इतनी रिसीव होगी। ये 15 रुपीज का टैक्स किसने रिसीव कर लिया? यूके गवर्नमेंट ने, यूके की रेवेन्यू अथॉरिटी ने। अब ये नेट ऑफ टैक्स पैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ गए, जहां से ये पैसे अल्टीमेटली किसको मिल जाएंगे? मिस्टर एसीए को। जैसे ये पैसे पाकिस्तान में आए, अब डिविडेंड की अमाउंट एक्चुअली इनको जो शो हो रही है वो कितने की है? 85 की। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इस पे 15 रुपए का टैक्स ले लिया इनसे। नेट अमाउंट अब इन्हें कितने रुपीस मिलेंगे? 70। ये है नेट ऑफ टैक्स। यहां तक बच्चे कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ये 15 रुपीस का टैक्स इनसे किसने वसूल किया? पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की रेवेन्यू अथॉरिटी ने। अब मुझे एक बात बताइएगा, इस इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड रिसीव हुआ, इस डिविडेंड पे डबल टैक्सेशन नहीं होगी? 2 दफा टैक्स नहीं लग गया? इस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी और यूके की गवर्नमेंट, इन दोनों के दरमियान में अगर कोई ट्रीटी हो जाए, ट्रीटी का मतलब है एग्रीमेंट हो जाए, और एग्रीमेंट का पर्पस क्या होगा? फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। क्या करना है? सिर्फ अवॉइड करना है कि 2 दफा टैक्स ना लगे। फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। ऐसे ट्रीटी को, एग्रीमेंट को कहते हैं टैक्स ट्रीटी। क्लियर हो गया? ये क्या कहलाएगा? टैक्स ट्रीटी। अब अगर यूके ने टैक्स इंपोज कर दिया तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर टैक्स इंपोज, और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया तो फिर यूके की गवर्नमेंट उस पर टैक्स इंपोज। इन दोनों इकोनॉमीज का, कंट्रीज का गवर्नमेंट लेवल पे एग्रीमेंट हो गया। इस ट्रीटी को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को कहते हैं टैक्स ट्रीटी। ठीक हो गया? सोल पर्पस क्या है टैक्स ट्रीटी का? फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। ठीक हो गया जी? प्योरली पर्पस क्या था? फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, ताकि एक ही इनकम पे 2 दफा टैक्स ना लग सके। जी जी, एक ही नहीं, एक ही कंट्री। यूके ने इंपोज कर दिया क्योंकि उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए इनकम रिसीव की गई, उनका राइट होगा वो टैक्स इंपोज कर लेंगे। लेकिन इसके लिए टैक्स ट्रीटी होना जरूरी है। हर कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ टैक्स ट्रीटी नहीं है। अगर होगा तो फिर ये एग्जम्पशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान का कानून टैक्स से रिलेटेड कौन सा कानून है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। एब्रीविएशन समझ में आ गया? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उसने कहा डिविडेंड पे टैक्स का रेट होगा 15%। डिविडेंड पे टैक्स कितना कलेक्ट किया जाएगा? डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%। टैक्स ट्रीटी में ये बात लिखी है कि अगर एक कंट्री ने टैक्स इंपोज कर लिया, दूसरी गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं करेगी, तो इसके मुताबिक नो टैक्स। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, टैक्स ट्रीटी हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, अब तजाद नहीं पैदा हो गया? एक तरफ इनकम टैक्स कह रहा है 15% टैक्स लगाओ, दूसरी तरफ टैक्स ट्रीटी ने क्या कहा? टैक्स नहीं लगाना, टैक्स की एग्जम्पशन है। तो किसकी माने?
टेक्स्ट ट्रीटी की, शाबाश। अगर दोनों के दरमियान में कंफ्लिक्ट आ जाए, इन दो लॉज के दरमियान में कंफ्लिक्ट आ जाए, तो विन कौन करेगा? टेक्स्ट ट्रीटी। किसकी बात को माना जाएगा? टेक्स्ट ट्रीटी। तो इसे कहेंगे टेक्स्ट ट्रीटी शैल प्रीवेल। प्रीवेल कौन करेगा? टेक्स्ट ट्रीटी। ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? आपकी बुक का पेज नंबर रेफर कर रहा हूं। आपने अपनी बुक के पेज नंबर 4 टॉपिक 5.1 ऐसे ही है। 5.1 टेक्स्ट ट्रीटी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इससे पहले टॉपिक 3 और 4 भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज का वो भी टॉपिक था 3 टॉपिक भी हमने कवर किया और 4 टॉपिक भी हमने कवर किया। ठीक हो गया? तो अगली बातें फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट से, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझेंगे पहले, फिर उसकी टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।